नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी और उसका अभ्यास क्रमांक है 2। दिया गया है निम्नलिखित दिशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है। किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। 3 भाग हैं इसमें। पहले भाग में ये कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से अपसरित होने वाला प्रकाश, यानी कि प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्वरूप है और उससे प्रकाश चारों दिशाओं के अंदर फैल रहा है, तो तरंगाग्र की आकृति बताना है। बी भाग में उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश, यानी कि उत्तल लेंस रखा हुआ है जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। उत्तल लेंस के फोकस पर कोई बिंदु स्रोत है और उससे निकलने वाले प्रकाश का तरंगाग्र। और सी भाग में किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवशोषित भाग, यानी कि अवरोधित भाग, यानी कि पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश दूरस्थ तारे की सहायता से। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इस बात को समझते हैं। ये एक बिंदु स्रोत है और इससे चलने वाले तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होंगे जो समय के साथ साथ जो तीर की दिशाएं दिखाई गई हैं इस दिशाओं में आगे की ओर बढ़ेंगे, अर्थात पूरा का पूरा गोला आगे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो इस प्रकार यदि कोई बिंदु स्रोत है तो उससे चलने वाले तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होंगे। दूसरा, एक बिंदु स्रोत है जो किसी उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। अब फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस पर आपतित होती है और लेंस से निर्गमित होती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, और जब समानांतर किरणें आगे बढ़ती हैं तो उनसे बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। तो जैसा कि 2 रेखाओं के द्वारा प्रकट किया गया है, ये तरंगाग्र की प्रथम स्थिति है और ये तरंगाग्र की कुछ समय उपरांत द्वितीय स्थिति है। तो इस स्थिति में चलने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा। और तीसरा है कि दूरस्थ तारे से आने वाला प्रकाश। अब तारा बहुत बहुत दूर है तो उससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश मूल रूप से गोलीय तरंगाग्र के रूप में फैलना शुरू होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न हुआ और आगे बढ़ता गया। और देखिए जैसे जैसे गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ता गया उसकी जो सतह है उसकी कर्वेचर, यानी कि उसकी गोलाई में कमी होती गई। और जब यह बहुत अधिक दूरी तय करके और पृथ्वी के निकट होगा तो पृथ्वी इसके लिए एक बिंदु स्वरूप है और वहां पर पहुंचने वाला तरंगाग्र जो है, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं दोनों डॉटेड लाइन के बीच में, ये एक समतल भाग ही नजर आएगा। तो मूल रूप से तो यह किसी अनंत या बहुत बहुत बड़ी त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ का भाग है, परंतु यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल में देखें तो यह समतल नजर आएगा और उसी तरह से आगे बढ़ता होगा। तो किसी दूरस्थ तारे से आने वाला प्रकाश तरंगाग्र जो है वो समतल तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हमारा अभ्यास क्रमांक 2 हुआ। आइए अब हम अभ्यास क्रमांक 3 को देखते हैं। इसमें 2 भाग दिए गए हैं। भाग ए को पहले हल कर लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि म्यू का मान है 1.5। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, वी का मान ज्ञात करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूत्र प्रयुक्त होगा म्यू बराबर C/V, या V बराबर हो जाएगा C/म्यू, या V बराबर आप लिख पाएंगे 3 × 10⁸ बटे म्यू का मान 1.5। तो इस प्रकार V का मान प्राप्त हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा पहले वाला उत्तर हो गया। बी पार्ट में कहा है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी रंग में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्मों में धीमा चलता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, यानी कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की, लैम्डा रेड। ये सबसे अधिक होती है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों में और सबसे छोटी होती है वायलेट की।
lambda रेड इज ग्रेटर देन lambda v। अब हम तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक के संबंध को देखें तो अपवर्तनांक का संबंध इसका उल्टा संबंध हो जाता है, यानी कि म्यू वी जो है वो ज्यादा होता है म्यू आर से। रेसिप्रोकल संबंध है एक प्रकार का ये, जिसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है उसके लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है। अब यदि म्यू का मान ज्यादा है तो हमें लिखना होगा म्यू वी इज इक्वल टू सी अपॉन वी मतलब बैंगनी रंग की चाल, तो यहां से वी बराबर हो जाएगा सी अपॉन म्यू वी। इसी प्रकार से वी आर को लिख पाएंगे सी अपॉन म्यू आर। अब हम कह चुके हैं कि म्यू वी ज्यादा है, अगर म्यू वी ज्यादा है तो वी वी कम होगा, और म्यू आर छोटा है तो म्यू आर छोटा है तो वी आर का मान ज्यादा होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि वी आर बड़ा होगा वी से, अर्थात लाल रंग का प्रकाश बैंगनी रंग के प्रकाश की तुलना में कांच के प्रिज्म में तेज गति से गमन करेगा। तो ये हमारे बी वाले पार्ट का उत्तर हो गया। अब आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं, और इस प्रश्न में कहा गया है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। इसको हम स्मॉल डी से प्रकट करते हैं, तो स्मॉल डी का मान है 0.28 मिलीमीटर, या इसको आप अगर मीटर में व्यक्त करें तो हो जाएगा 2.8 गुणित 10 की घात -4 मीटर। मिलीमीटर 10 की घात -3 होता है, हमने 0.1 अंक खिसका दिया तो ये हो जाएगा 2.8। तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर है, कैपिटल डी से प्रकट करें तो यह 1.4 मीटर की दूरी पर है। केंद्रीय द्वित्व फ्रिंज एवं चतुर्थ द्वित्व फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। Y4 यह है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 गुणित 10 की घात -2 मीटर। यहाँ n का मान कौन सा है? 4 है। चौथी द्वित्व फ्रिंज की बात हो रही है, तो प्रयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र है वो है yn बराबर n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अब आप यहाँ पर लैम्डा को सेपरेट कर लें और सारे मान रखकर लैम्डा के मान की गणना कर सकते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा y4 इंटू डी बटे 4 इनका मान इंटू कैपिटल डी। अब मान रख दें इनके यहाँ पर, तो लैम्डा बराबर y4 का मान है 1.2 गुणित 10 की घात -2, वहीं कैपिटल स्मॉल डी का मान है 2.8 गुणित 10 की घात -4, भाग दे देंगे हम 4 गुणित 1.4 से। तो 1.4 से 2.8 कट गया तो हो गया 2, और फिर 2 से 4 को काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 से 1.2 कटेगा तो आ जाएगा 0.6। इसलिए लैम्डा का मान हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात -7 मीटर, या फिर इसको नैनोमीटर में प्रकट करना हो तो 600 नैनोमीटर। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।